षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार प्रातिपदिकों से सुबंत पद बना रहे हैं और हम ये जान चुके हैं कि जिन शब्दों से सुप लगने पर भगवान पाणिनि ने सुप को निमित्त मान करके कोई अंग कार्य नहीं कहा, कोई कार्य कहा ही नहीं, उनके भी तो रूप बनेंगे ना। तो उनके रूप बनेंगे संधि मात्र से, केवल संधि करेंगे और रूप बन जाएंगे। तो इसलिए सारे शब्दों के रूप बनाने ही है। पाणिनि ने विभाग किए हैं प्रत्ययों के, सर्वनाम स्थान असर्वनाम स्थान। अंग के विभाग किए हैं, भा संज्ञक अंग पद संज्ञक अंग, और उनके लिए कार्य कहें अलग अलग। तो जहाँ सुप को निमित्त मानकर कुछ नहीं कहा जाता, उनके रूप हम कैसे बनाएं? तो केवल संधि करते हैं। यदि हम ऐसा कर देते हैं तो जो दीक्षित जी ने प्रपंच फैलाया है 3 लिंग अजंत में और 3 लिंग हलंत में, ये 6 लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बनेगी। संधि आपने पढ़ ली। जिसको संधि का ज्ञान है वो 90% शब्दों के रूप अपने आप बना लेगा। 90% हलंत शब्दों के रूप उसके अपने आप बन जाएंगे। तो पहली बात हम ये समझ लें कि जो प्रातिपदिक हैं ये धातुओं से बनते हैं। धातुओं से 2 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? तिंग और कृत लगते हैं। तिंग होते हैं 10 लकारों के स्थान पर होने वाले प्रत्यय, और जो लकारों के स्थान पर नहीं होते हैं उनका नाम होता है कृत अतिंग। कृत का क्या लक्षण है? अतिंग। जो तिंग नहीं है वो कृत है। तो धातुओं से कृत प्रत्यय हमने लगाए। तो धातु से तिंग लगाया, गच्छति अगच्छत गच्छतु गच्छेत, तो ये पद बन गया, तिंगंत पद। और धातु से हमने लगाया कृत, तो क्या बना? क्या बना? प्रातिपदिक बना। कृत तद्धित समासाश्य से, तो प्रातिपदिक बनेगी। गम धातु से आपने कोई भी कृत प्रत्यय लगाया तो बनेगा प्रातिपदिक। पथ से पाठक, पठन, पठनीय, पाठ्य, ये कृत प्रत्यय लगा के हमने जो बनाया इनका नाम प्रातिपदिक। तो कुछ कृत प्रत्यय ऐसे हैं जिनका सर्वापहारी लोप हो जाता है। सर्वापहारी ने पूरा लोप हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। जब कुछ ना बचे तो उसको कहते हैं सर्वापहारी लोप। जैसे प्रत्यय है क्विप, इसी को लेकर आपको बताते हैं प्रातिपदिक, तो आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा। ये क्विप प्रत्यय है। इसमें पकार की संज्ञा हो गई हलंत्यम से। इकार अनुनासिक है तो इसकी संज्ञा हो गई उपदेशज अनुनासिक से। ककार की संज्ञा हो गई लशक तद्धित से। बच गया हुआ, अब ये अकेला रह गया। तो जो एक अल वाला प्रत्यय होता है उसका नाम होता है अपृक्त एकाल प्रत्यय। इसका नाम है अपृक्त। अपृक्त एक अक्षर वाला प्रत्यय अपृक्त कहलाता है। और ऐसा अपृक्त यदि वकार है अकेला हुआ तो सूत्र आता है वे प्रपृक्तस्य। अपृक्त वकार का लोप हो जाता है, इसका भी लोप हो गया। तो सब चला गया, कुछ बचे ही नहीं। तो ऐसे प्रत्यय कितने हैं? देखिए, विच है, विच है, विच है, उण्वी है। तो जिन प्रत्ययों में कुछ नहीं बचता, सर्वापहारी लोप हो जाता है, उन प्रत्ययों को क्यों लगाया? क्या लाभ हुआ लगाने से? प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। जो धातु था प्रातिपदिक बन गया। आपने धातु लिया था वृश्च, इससे लगाया क्विप, तो क्विप प्रत्यय कित है। कित होने से इसको हो गया संप्रसारण। ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति वृज्यति नांगिति च, इसको संप्रसारण हो गया तो बन गया है वृश्च। ये जो वृश्च था ये धातु था, और क्विप लगा
अब लग के चला भी गया, किंतु क्या कर गया वो, धातु को प्रातिपदिक बना के चला गया। अब इस वृक्ष से सु औजस प्रत्यय हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हलंत शब्द हैं वो स्त्रीलिंग, पुंलिंग, नपुंसकलिंग कुछ भी हो, उनमें सबके रूप बनाने नहीं पड़ते। कितने बनाना पड़ते हैं? जितने के लिए भगवान पाणिनि ने सूत्र बनाए। हल 33 है और 33 हलों से अंत होने वाले शब्दों के रूप बनाने की हमको आवश्यकता नहीं है। जिनके लिए पाणिनि ने सूत्र बनाए हैं, तो किसके लिए बनाए हैं? काखा गाघा से अंत होने वाले शब्दों के लिए पाणिनि ने कोई सूत्र नहीं बनाया। चकार से अंत होने वाले शब्द के लिए सूत्र बनाया है, छकारांत के लिए कोई सूत्र नहीं बनाया। जकारांत के लिए एक सूत्र बनाया है युजे रसमा से, झकारांत के लिए कोई सूत्र नहीं बनाया। टाठा डाढ़ा से अंत होने वाले शब्दों के लिए पाणिनि ने कोई सूत्र शुभ निमित्तक नहीं बनाया। तो 4-5 व्यंजन हैं, चा है, ना है और ता है और सा है। ऐसे कुछ व्यंजन हैं जिनसे अंत होने वाले शब्दों के रूप हमको सुबंध प्रक्रिया में बनाना चाहिए। बाकी शब्दों के रूप हमको नहीं बनाना चाहिए कि वो संधि कर लेना चाहिए, और जो बनेंगे वही रूप पुंलिंग में होंगे, वही स्त्रीलिंग में होंगे। नपुंसक लिंग में विभक्ति बदलेगी बस। तो हम पहले हलंत शब्दों में से उन्हीं शब्दों का विचार कर लेते हैं जिनके रूप हम संधि से बना सकते हैं। तो ककारांत शब्द ने लिया, ककारांत प्रातिपदिक बना तक, ठीक है। पुंलिंग में भी यही तक है, स्त्रीलिंग में भी तक है, नपुंसक लिंग में तक, यही प्रातिपदिक है। इससे प्रत्यय लगाया हमने सु, उकार की संज्ञा की तो बचा सा। अब हल है का, हल के बाद आने वाले सूतीसी संबंधी अप्रयुक्त हल का लोप होता है। हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रयुक्तम हल लोप हो जाएगा ना। लंग लकार मिलते हैं हमको ता और सा, और यहाँ प्रथमा एक वचन मिलता है सा। ये कहलाए सूतीसी संबंधी अप्रयुक्त सकार, इनका लोप होता है हल के बाद और दीर्घ ज्ञान आवंत के बाद, तो इसका लोप हो गया। अब ये बन गया तक। ये क्या बन गया? पहले तक धातु था, फिर क्विप लगाया तो ये प्रातिपदिक बन गया, और सु लगाया तो क्या बन गया? ये सुबंत पद। ये सुबंत पद बन गया। अब ये का पदांत ककार है, पदांत है। तो पदांत के लिए संधि का क्या सूत्र हमने पढ़ा है? झलाम जशुनते। पदांत झल के स्थान पर जश होता है। जश यानी अपने वर्ग का तृतीय व्यंजन हो जाना। जाबा गादा द, ये वर्ग के तृतीय अक्षर है, तो का को हो गया गा, ठीक है। और सूत्र है वावसाने। अवसान में झल के स्थान पर विकल्प से चर होता है। कौमुदी में वावसाने को झलाम जशोंते का अपवाद कहा है, और हमने उस पक्ष को नहीं लिया है। कुछ ज्ञापन मिलते हैं जिनके आधार पर हम ऐसा नहीं भी मान सकते हैं। तो इस विकल्प से चर होना यानी प्रथम अक्षर हो जाना। पद के अंत में जब आपको झल दिखेगा तो उसको झलाम जशोंते से तीसरा अक्षर बना दीजिए, जस्ट करके, और वाव आसाने से विकल्प से उसको चर बना दीजिए। चर यानी पहला अक्षर बनाना, जश यानी तीसरा बनाना। तो ये बन गया तक, तग बन गया बस। अब आगे खाली संधि करते जाइए और जोड़ते जाइए। अब आया औ, तो का है और औ है तो कोई संधि नहीं होगी, ये खाली एक अक्ष है। तकऊ, तक तकऊ तका, तकम तकऊ तका, तका तका और तक भ्याम जब आएगा, तक और भ्याम। तो हमने पढ़ा है कि भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस और सुप, ये 7 विभक्तियां परी होने पर पूर्व की पद संज्ञा। ये सुप तिङंतम पदम से पद बना है, और ये स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से पद बना है। ये पद हो गया। तो जो यहाँ हुआ वही यहाँ होगा। यहाँ झलाम जशवंते से उसको ग बना, तो इसको भी झलाम जशवंते से ग बन जाएगा। ये तो अवसान नहीं है, ये अवसान यहाँ पर है, अवसान यहाँ पर है।
तो यहाँ झलाम जशवंते लगेगा, वह अवसाने नहीं लग सकता क्योंकि अवसान नहीं है। तक भ्याम पदकारी होगा यहाँ। तो पदकारी कहाँ कहाँ होंगे? भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस सुख, ये 7 विभक्तियाँ हैं, इनके परे होने पर पूर्व की पद संज्ञा हो। और प्रथमा एक वचन का जो सु आया, उस सु का जब हमने लोप कर दिया तो जो बचा वो भी सुबंध पद हुआ। तो 8 विभक्तियों में हमको पद कार्य करना पड़ेगा और बाकी में हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, उनको खाली जोड़ देंगे। तो तक तग, तकौ तकः, तकम तकौ तकः, तका तक भ्याम तक भी, का को गा हो गया, तके तक भ्याम तक भ्या, तकः तक भ्याम तक भ्या, तका तको तकाम, तकी तको हो। अब आया सु, पकार की संज्ञा हो गई। सु, इसके परे होने पर भी इसकी पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से क्या हो गया? इसको जष्ट हुआ, जष्ट होने से गा बन गया। अब इस गा के बाद आया है सु, गा के बाद सु आया, पहले भ्याम आया था। तो भ्याम तो खर नहीं था, पर सु क्या है? खर है। तो खरिचा से इसको हो जाएगा का, खरिचा से का हो गया। जब इसको का हुआ तो प्रत्यय सकार को आदेश प्रत्ययों से शकार हो गया और काशा संयोगे क्ष, तक्षु बन गया। एक भी कार्य हमको ऐसा नहीं करना पड़ा जो सुप के कारण हो, सारे वर्ण कार्य हुए। वर्ण को निमित्त मानकर होने वाले कार्य संधि कार्य कहलाते हैं। तो तक तकौ तका, तकम तकौ तका, तका तक भ्याम तक भी, तके तक भ्याम तक भ्या, तका तक भ्याम तक भ्या, तका तको तकाम, तकी तको तक्षु, ये बन गया। अब इसको स्त्री में कहिए तकतिया और तकतिया। तक धातु का है, तक धातु का अर्थ है हंसना, तक हंसने। तो तकतिया सह तक और तकतिया सापी तक। तो स्त्रीलिंग तक हो चाहे पुंलिंग तक हो, इस प्रक्रिया में लिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सब लिंगों में समान होते हैं, क्योंकि लिंग विषय कोई बात कही नहीं जाएगी। तो ककारांत बन गया। अब खकारांत ले लीजिए इसी प्रकार से, लिखा थी लिख, फिर प्रत्यय लगाया, फिर सर्वाभारी लोप किया तो लिख बन गया प्रातिपदिक। अब इस खकार को क्या करेंगे? झलाम जशवंते से गा बनाएंगे, अब अवसाने से विकल्प से का बनाएंगे। तो लिख लिख वैसे बनेगा, लिख लिख, लिखाऊ लिखा, लिखम लिखाऊ लिखा, लिखा लिख भ्याम, खा को जस्ट हो गया का हो जाए, लिखा लिख भ्याम लिख भी, लिखे लिख भ्याम लिख भ्या, लिखा लिख भ्याम लिख भ्या, लिखा लिखो लिखाम, लिखी लिखो लिख। ये दोनों लिंगों में बन गए। अब रग धातु लिया हमने, रग से टिप लगा के बनाया प्रातिपदिक रग। यहाँ भी वही होगा, गकार को झलाम जशवंते से जस्ट होके गा बनेगा तो बने बनाया है। अब अवसाने से चर किया तो रग रग, रगौ रगह, रगम रगौ रगह, रगा रगभ्याम रगभी, रगे रगभ्याम रगभ्य, रगह रगभ्याम रगभ्य, रगह रगो रगाम, रगि रगो रक्ष, रगे शंकायाम धातु। और घग हंसने, घगती थी घग, हंसने वाला, हंसने वाला, हंसने वाली, दोनों कहे गए। किसी भी लिंग का होगा, घग बना प्रातिपदिक, वैसे बन गया। घगती थी घग, पिप का लोप हुआ सर्वापहारी तो प्रातिपदिक बन गया, और सु का लोप हुआ तो पद बन गया। पद बनने से जष्ट हुआ और विकल्प से चर्त हुआ, तो घगती थी घग, घग घग, घग घग, घघौ घघ, घघम घघौ घघ, घघा घग भ्याम घग भी, जस्ट होके गा हो गया। घगे घग भ्याम घग भ्या, घघा घग भ्याम घग भ्या, घघा घगो घगाम, घग घगो हो घक्षु। ठीक है ना? ये काखा गाघा के रूप हमने बना लिया, काखा गाघा के हमने सुबंध रूप बना लिए। ककारांत खकारांत गकारांत घकारांत प्रातिपदिकों के रूप हमने बना लिए। अर्थात इनके रूप हमको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये संधि से बनने वाले रूप हैं,
ये पुंलिंग और स्त्रीलिंग दोनों में है। ये जो बनाए रूप हमने, यही रूप पुंलिंग बनेंगे और यही स्त्रीलिंग बनेंगे, क्योंकि इन शब्दों से कोई स्त्री प्रत्यय नहीं लगता। स्त्रीलिंग प्रातिपदिक हो और कोई स्त्री प्रत्यय लगेगा, स्त्रीलिंग को बताने वाला कोई प्रत्यय टाप डाप चाप गीप गीश गिन लगेगा, तब तो स्त्रीलिंग अलग शब्द बनेगा, नहीं तो जो पुंलिंग बनेगा वही स्त्रीलिंग बनेगा। तो दोनों लिंगों में हो गया। किंतु जब इन ककारांत खकारांत गकारांत घकारांत शब्दों को हम नपुंसक प्रातिपदिक के लिए व्यवहार करेंगे तो हमको पता है नपुंसक के प्रत्यय अलग है। नपुंसक लिंग प्रत्यय क्या होते हैं? स्वमोर नपुंसकार, वहाँ प्रत्यय होते हैं शून्य, सुरम का लुक हो गया तो शून्य शून्य, और औ के स्थान पर नपुंसकाच से शी आदेश हो गया, और जश शश के स्थान पर जश शशो शी से ये शी हो गया। नपुंसक के ये प्रत्यय विशेष है, और तृतीया से सप्तमी तक वही है, तृतीया से सप्तमी तक वही है। स्वमोर नपुंसकाच से सुअरम का लुक हुआ, और नपुंसकाच से अंग के स्थान पर शी आदेश हुआ, और जश शशो शी से जश शश के स्थान पर शी आदेश हुआ, और ये जो शी था इसका नाम हुआ शी सर्वनाम स्थानम, इसका नाम हो गया सर्वनाम स्थान। तो इसके परे होने पर हमको सर्वनाम स्थान को निमित्त मानकर जो कार्य कहे गए हैं वो करना पड़ेंगे, और बाकी जगह कुछ नहीं। इसके परे होने पर अंग की भाषंज्ञा हो जाएगी, क्योंकि आज़ादी है, असर्वनाम स्थान है, किंतु इसके लिए कोई कार्य नहीं। तो इन्हीं प्रातिपदिकों को हम ले लेते हैं। इसमें तक लिया, तक नपुंसक लिंग, तकत यत तत्, तो सुअरम प्रत्यय है, समो नपुंसकाच से इनका लुक हो गया। तो ये जो प्रातिपदिक था पद बन गया। इसको वैसे तक तक बन जाए, जज तो करेंगे, पक्ष में चर करेंगे, तक तक। शी आया तो तकी, तकी तकी, तक तकी, तक तकी। कुछ नहीं करना किसी में, पूरे रूप 21 भक्तियों में से 19 भक्तियों के रूप वैसे बन जाएंगे। ये शी जब आएगा तो इसका नाम सर्वनाम स्थान रखा है, तो यहाँ सर्वनाम स्थान को निमित्त मान करके कार्य होगा। पुंलिंग में स्त्रीलिंग में कोई कार्य नहीं प्राप्त हुआ जो सर्वनाम स्थान को निमित्त मानकर हुआ हो। किंतु नपुंसक में आता है सूत्र नपुंसक से झलचा। पुस्तक में 170 पृष्ठ को खोल लीजिए, तो सामने सब लिखा हुआ है। नपुंसकस्य झलचा, अच्छा में पंचमी है, पंचमी का अर्थ होता है तस्मात् इत्युत्तरस्य। तो अच से उत्तर जो झल, केवल झलंत प्रातिपदिक नहीं देखेंगे हम, उस झल के पहले अच होना चाहिए, झल के पहले अच होना चाहिए। अजुत्तर जो झल, तदंत जो नपुंसक, अच से उत्तर जो झल, ये तक है, ये अच है, इससे उत्तर ये झल है, ये अच है। अच से उत्तर जो झल, तदंत जो नपुंसक प्रातिपदिक, तो अच से उत्तर है यहाँ झल ककार, और वो है प्रातिपदिक के अंत में, तो ये कहलाया झलंत नपुंसक प्रातिपदिक। झलंत नपुंसक है और झल इसका अजुत्तर है। अच से उत्तर जो झल, तदंत जो नपुंसक अंग, उसको नुम का आगम होता है। कब होता है? सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान पर होने पर। तो ये दोनों सर्वनाम स्थान है, तो ये तक को हो गया नुम का आगम। अब नुम मिथ है, नुम में उकार मकार की संज्ञा होती है, बचता है ना। अभी कहाँ बैठता है? तो हम जानते हैं कि आगम 3 प्रकार के होते हैं, चित्त, कित और मिथ। तो मिथ आगम कहाँ बैठता है? मिथचोन त्यास्वर है, अंतिम अच के बाद। तो ये जो का था, ये ता में जो अंतिम अच है, इसके बाद बैठ गया ये ना, तो नुम यहाँ बैठ गया, तो बन गया तंकी। अब ये नकार जो है ये अपदांत है, पद के अंत में नहीं है। तो अपदांत नकार के लिए हमने क्या पढ़ा है? नश्चापदांतस्य झली। अपदांत नकार मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है झल परे होने पर, तो का है झल और ना है अपदांत नकार, तो इसको हो गया अनुस्वार।
तो बन गया तंग और की, ये बन गया। ठीक है ना। अपदांत नकार मकार को अनुस्वार होता है झल परी होने पर, तो तंग की हो गया, संधि से तो हो रहा है ना। नुमागम हुआ सर्वनाम स्थान के कारण और बाकी सब वौनकारी है। और ये जो अनुस्वार होता है इसको परसवर्ण होता है। कब होता है? अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, यही परि होने पर। तो ककार यह है, यह में ऊष्म नहीं आते, ऊष्म नहीं आते, श ऊष्म को छोड़कर जो व्यंजन है वो यही कहलाते हैं। तो ककार यह है, यह है ना, तो इसको हो गया इसके सवर्ण। तो ककार के सवर्ण अनुस्वार क्या होगा? अनुस्वार का स्थान नासिका है, तो इसके समान बनना है उसको। तो कवर्ग में जिसका स्थान नासिका होगा वही बनेगा। तो यम गणना नाम नासिका च, वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं यम गणना, उनका स्थान अपने उच्चार स्थान के साथ नासिका भी होता है। तो इसको हो गया न तंग की, ऐसा लिख लीजिए, तक तकी तंग की, तक तकी तंग की, बस। और तृतीया से वही बनेगा, तका तक भ्याम तक भी, तके तक भ्याम तक भ्या, तका तक भ्याम तक भ्या, तका तको तकाम, तकी तको तक। ऐसे इनको बना ले। लिख, लिख लिख, लिखी, लिंखी, रक रग, रगी, रंगी, और घग घग, घघी, घंघी। ये ध्यान रखिए कि प्रातिपदिक नपुंसक हो और उसके अंत में झल हो और झल के पहले अच हो और आगे सर्वनाम स्थान हो, तो झलंत नपुंसक को नुम का आगम होता है। ये सूत्र का अर्थ है। तो यदि प्रातिपदिक है लंघ, ये भी झलंत है, ये भी झलंत है, किंतु इसका जो झल है ये अच के बाद नहीं आ रहा है, अजुत्तर झल नहीं है, तो इसको नुम का आगम नहीं होगा। तो ऐसे ही बन जाएगा लंघी, यहाँ कोई आगम नहीं होगा और ये लंघी बन जाए, ये लंघी बन जाए, क्योंकि इसका झल अजुत्तर नहीं है, अच से परे नहीं है। तो लंघ में लगाया हमने सु, लंघ में लगाया सु, सु का हमने हल्गादि लोप कर दिया। अब ये पद बन गया। जब पद बन गया तो कैसा पद है? संयोगांत पद है, संयोगांत पद है। तो संयोगांतस्य लोपः, संयोगांत पद है उसका लोप हो गया, तो ये बन गया। तो ना है नहीं, ये धातु था हमारा लघी, इसको हमने इदितो नुम धातुओं से नुमागम करके ये बनाया था, तो वास्तव में ये है। तो ना क्या हो गया? ना ना तो नकार को किया था ना हमने, नश्चा पदांत से झली से हमने इस नुम को अनुस्वार बनाया था और अनुस्वारा से परसवर्ण से परसवर्ण किया था। नश्चा पदांत से झली सूत्र है 8-3 का और अनुस्वारा से ही परसवर्ण है 8-4 का और संयोगांता से लोपा है 8-2 का। तो जब 8-2 का सूत्र आएगा तो 8-3 8-4 के कार्य असिद्ध हो जाएंगे, तो उसको तो यहाँ ना ही दिखेगा। तो क्या बनेगा? लन, लन, लन बनेगा। लंघते इति लन, जो लांग है लन, बस आगे बना लीजिए। किससे बना? संधि से बना ना, संयोगात लोप किया। इसलिए क्या करना चाहिए हम आपको बताएं कि जो धातु आपने नुमागम करके बनाए हैं उनको ना के साथ ही लिखिए। प्रक्रिया में ना के साथ लिखिए मत, इसको आप ऐसा बनाइए, प्रातिपदिक ऐसा ही बनाइए, ऐसा रखिए, तो आपको ना को वापस ना नहीं बनाना पड़ेगा। यदि कोई असिद्ध करने वाला नहीं आएगा तब वो बनेगा अनुस्वार,
और यह दिखेगा तो परसवर्ण होगा। तो यदि तो नुम धाते से नुम करने के बाद धातु में ना को रखे रहने दीजिए, उस समय उसको अनुस्वार परसवर्ण मत कीजिए, क्योंकि उस धातु को आगे प्रक्रिया में प्रवेश करना है और प्रक्रिया में जाके कहाँ उसको असिद्ध होना पड़ेगा। तो ऐसा काम क्यों करें। ऐसे धातुओं का पैसी रखिए। जिनकी उपधा में नकार है उनको नकार के समेत रखिए। तंच धातु को ऐसा लिखिए, अंच को ऐसा लिखिए, अंज को ऐसा ही लिखिए। जो पुस्तकों में लिखा है इसको यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिखा है, इसको वहाँ लिखा है, घकार का संबंध करके ये कुछ नहीं करना चाहिए। जब तक प्रक्रिया चल रही है तब तक उपधा के नकार को नकार रहने दीजिए। जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि उसको क्या करना है। तो लंघते इति लन, रिंगत इति ऋण, तक ही धातु है। तंक, तन, तो ये बन गया। तो क्या बना, लंघ से सु में लन, औ में ये आपका प्रातिपदिक बना है, इसमें औ आया। अब ये औ आया तो इस ना को कोई छेड़खानी करने वाला नहीं है, इसको कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको अनुस्वार प्रसवर्ण कर लीजिए आप। लंघौ लंघा, लन लंघौ लंघा, लंघम लंघौ लंघा, लंघा लंघा। अब क्या होगा भ्याम में, इसलिए प्रातिपदिक कब ऐसे ही रखिए तो लन भ्याम बनेगा, इसका संयोगांत लोप होगा। तो बार बार ना बना के वापस ना मत बनाइए, आप ना ही रखिए। जब पूरा शब्द सिद्ध हो जाए और देख लीजिए कि कोई बाधक नहीं आ रहा है तब उसको बना दीजिए। औ में कोई नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ औ बनने के बाद नकार को अनुस्वार बना के प्रसवर्ण कर दो। तो लंघौ, ये लंघ और औ जो है, यहाँ जो ना है ये अपदांत है, अपदांत है तो इसको अनुस्वार हो जाएगा और फिर प्रसवर्ण होकर के गा बन जाएगा। पर यहाँ हमने घा का जब लोप कर दिया और भ्याम परे होने पर लंघ की पद संज्ञा कर दी, तो ये ना पदांत है। ये ध्यान से देखिए, ये अपदांत ना है तो इसको अनुस्वार भी हुआ प्रसवर्ण हुआ, और ये ना पदांत है तो इसको ना अनुस्वार होगा ना प्रसवर्ण होगा, ऐसे ही रहेगा। ये आ रही बात समझ में। यहाँ पद संज्ञा हो गई स्वादिश्वस और नमस्थाने से, तो घकार का तो हमने संयोगांत लोप कर दिया, तो नकार बचा तो पदांत नकार कहलाए ना। तो पदांत नकार है, इसको अनुस्वार नहीं होगा। अपदांत नकार को जब अनुस्वार होता है तो उसको यह परे होने पर प्रसवर्ण होता है, और वो प्रसवर्ण व पदांत से विकल्प में होता है। तो वह पदांत से अनुस्वार को करता है प्रसवर्ण विकल्प से, ये तो अनुस्वार ही नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप, प्रसवर्ण। आगे बात समझ में। तो लन भ्याम यही रहेगा। लंघे लंघे ये ए है, यहाँ पद संज्ञा नहीं हुई तो घ और ए का संयोग हो गया, मौन संयोग हो गया लंघे। तो ये जो नुम का ना था इति तो नुम धातु वाला, वो अनुस्वार बना और प्रसवर्ण हो गया उसको। और यहाँ जो था लंघ और भ्याम जब आया तो संयोगांत लोप घा का हो गया, तो ना ही रह गया। वो अब पदांत है, अपदांत नहीं है, तो उसको अनुस्वार प्रसवर्ण होने का प्रश्न ही नहीं होता। ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पद संज्ञा है 7 विभक्तियों में, वहाँ ना रहेगा। लन भ्याम लन भी, लन भ्याम लन भ्या, लन भ्याम लन भ्या और लन सु। ये हमने ककारांत खकारांत गकारांत घकारांत शब्दों के तीनों लिंगों में सुबंत रूप सिद्ध कर लिए। अब हम लेते हैं चकारांत शब्द। तो चकारांत शब्दों में जिन चकारांत के लिए कोई कार्य कहा है सुख को निमित्त मानकर, वहाँ तो हमको सुबंत प्रक्रिया का आश्रय लेना है। और जहाँ सुख को निमित्त मानकर कुछ नहीं कहा है वहाँ हमको संधि प्रक्रिया का आश्रय लेना है। हमने पढ़ा है संधि में कि चकारांत धातु 2 प्रकार के, हमने पढ़ा है संधि में कि चकारांत धातु 2 प्रकार के हैं। चो को सामान्य है, चवर्ग के स्थान पर कवर्ग होता है झल परे होने पर पदांत में,
और वृश्च भ्रज सूत्र उसका अपवाद है। वृश्च भ्रज सृज मृज यजराज भ्राज शशांशा, ये कहता है वृश्चादि धातुओं को शा होता है, झलि पदांत, वो भी झलि पदांत कहता है। तो वृश्च धातु का जो चा है उसको हम मूर्धन शा बनाएंगे, और बचे हुए धातुओं के चा को हम चोकू से का बनाएंगे। ये इतनी संधि की बात को लेकर के हम बनाने पहले शब्द, फिर अंशु इत्यादि धातुओं के लिए जहाँ विशेष बातें कही जाएंगी उनको हम बाद में बनाएंगे। तो पहले उनको बनाते हैं जो संधि सामान्य से बनने वाले हैं। वृश्च धातु से हमने पिप लगाया। पानी ने धातु पढ़ा वृश्च, धातु वृश्च नहीं, धातु है वृश्च, ऐसा पढ़ना चाहिए उनको। यहाँ स्तोष चुनाशु करने का कोई मतलब नहीं, मूल अवस्था में धातु ऐसा है। इससे पिप लगाया, इसका सर्वपहारी लोप हो गया, और पिप प्रत्ययकित है। जब प्रत्ययकित होता है तो वृश्चादि धातुओं को संप्रसारण होता है। ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति न गीति च, इसको हो गया संप्रसारण, तो बन गया री। धातु ये था कि प्रत्यय लगने से इसको संप्रसारण हो गया। संप्रसारण क्या होता है? ज्ञान संप्रसारण, यावा राला को यू री हो जाना संप्रसारण है, ये बन गया। अब आया सु, अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, इसकी है प्रातिपदिक संज्ञा। सु आया, उकार की संज्ञा की, सकार की अप्रयुक्त संज्ञा की, तो हलग्यादि सूत्र से सु का लोप हो गया। अब ये जो बचा पद हो गया, पहले धातु था, पिप लगने से प्रातिपदिक बना, और सु का लोप होने से पद बन गया। वहीं बैठे बैठे 3 डिग्रियां मिल गई इसको, 3 उपाधियां मिल गई इसको। अब पद बन गया, तो कैसा पद है? चकारांत। तो जो कुछ इसको प्राप्त हुआ कुत्व, कि चकार को ककार कर दो, तो उसका बाधक सूत्र आएगा वृश्च भ्रश्च। पर उसके पहले हम देखेंगे ये पदांत संयोग है, इसका लोप होने के बाद पद बन गया, ये पदांत संयोग है। तो पदांत संयोग के लिए सामान्य सूत्र क्या है? संयोग आता से लोप, और विशेष सूत्र है इसको संयोग आदि और अंत्यज। पद के अंत में संयोग हो, और संयोग के आदि में सकार और ककार हो, सकार और ककार, तो उनका लोप होता है, तो सा का हमने लोप कर दिया, तो बन गया वृक्ष। और वृक्ष के चकार को जब चोक से कुत्र प्राप्त हुआ तो वृक्ष भ्रज ने उसके बाद उसको शा बना दिया, तो क्या बन गया आपका पद? वृक्ष, ये बन गया। अब जब सब बन जाएगा तो पद के अंत में कौन आएगा? झलाम जशवंते। तो कहेगा झलंत पद है, इसको आप बना दीजिए जश। तो जश है जाबा गाडा दा, 5 है, तो शाह के स्थान पर कौन सा होगा? जिनका जिनका स्थान समान होगा। तो शाह का स्थान है रुचुरशाणाम मूर्धा, और जब अगर दश में डकार का स्थान है मूर्धा, उसको वृद्ध हो गया, और वाव वसाने से विकल्प से चर्थ हो गया, तो वृद्ध वृद्ध, वृश्चत इति वृद्ध, काटने वाला, वृद्ध वृद्ध बन गया ये। अब जहाँ पद संज्ञा नहीं होगी वहाँ क्या होगा? वहाँ प्रातिपदिक है वृश्च, यही था ना, औ, तो यहाँ पद संज्ञा नहीं होगी, और परे बैठा पद संज्ञा कैसे हो? तब इस सा को हम स्तोष चुनाशु से शा बना देंगे। झल परे नहीं है, जब झल परे नहीं है तो न चोकू आएगा, न वृश्च भ्रज आएगा, न स्को संयोग आद्य आएगा। सबको झली पदांते चाहिए, चोकू को भी झली पदांते चाहिए, वृश्च भ्रज को भी झली पदांते चाहिए, इसको संयोग आद्य और अंत्यचा को भी झली पदांते चाहिए। तो कुछ नहीं लगा, तीनों सूत्र 8-2 के थे, और स्तोष चुनाशु 8-4 का है। जब ये उसको अवसर देंगे तब तो लगेगा, जब तक ये बैठे तब तक लग नहीं सकता वो। इनमें जब कुछ नहीं लगा तो 8वें अध्याय के 4थे पाद से स्तोष चुनाशु आया और लग गया, तो सा को शा बना दिया। क्या बन गया? वृश्चऊ। आजाद विभक्तियों में खाली वर्ण संयोग कीजिए, हलाद विभक्तियों में इसको संयोगादि और अंत्य च झलाम जशवंते, ये कीजिए। और अवसान मिल जाए तो वावसानी कीजिए। अवसान मिलेगा केवल प्रथमा एक वचन के सु में,
और बाकी में आगे विभक्ति रहेगी तो अवसान नहीं मिलेगा। वृद्ध वृद्ध, वृद्ध और वृद्ध, ये सून बना। वृश्चौ वृश्चः, वृश्चम वृश्चौ वृश्चः, वृश्चा वृद्धभ्याम, वृद्धभ्याम झलाम जशवंते होगा, अवसान नहीं है तो चर तो नहीं होगा। वृश्चा वृद्धभ्याम वृद्धि, वृश्चे वृद्धभ्याम वृद्धभ्या, वृश्चः वृद्धभ्याम वृद्धभ्या, वृश्चः वृश्चो वृश्चाम, वृश्चि वृश्चोः। तो देखिए भ्याम परे होने पर तो चर तो हो नहीं सकता था, किंतु सू तो खर है, हमने पढ़ा है खरीच, खर परे होने पर झल के स्थान पर चर होता है, तो सू खर है और ये झल है डा, तो डा को चर होकर टा बन जाना चाहिए। किंतु अष्टाध्यायी का जो संविधान है वो ये है, हल संधि के सारे सूत्र त्रिपादी में बैठे, हल संधि पूरी त्रिपादी में, अश संधि पूरी सपादी में, अश संधि के सूत्र 6-1 में, और हल संधि के सारे सूत्र 8-2 से आरंभ होते हैं, सब त्रिपादी के। तो त्रिपादी में क्या करना पड़ता है? पूर्वत्रा सिद्धम, सपा सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध है, और त्रिपादी में पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र सिद्ध है। तो यदि पूर्व त्रिपादी प्राप्त होती है, यदि पूर्व त्रिपादी का सूत्र आता है तो पर त्रिपादी का सूत्र कार्य नहीं करेगा। तो खरीचा तो 8-4 का है। तो जब हमने वृश्य के सकार का लोप करके चकार को वृश्य ध्वज से मूर्धन्य शकार बनाया, तो झलाम जशवंती ने उसको डा बना दिया। अभी डकारांत पद हो गया, डकारांत पद है। इसके बाद सू है जो खर है, तो खर परे होने पर इसको चर प्राप्त है। पर चूंकि वो अष्टमाध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है तो उसको असिद्ध करके आ जाता है डस धुट। ये सूत्र है 8-3-29। तो चतुर्थ पाद के सूत्र को रोक करके तृतीय पाद का सूत्र काम करेगा। तो ये सूत्र कहता है डस धुट कि डकारांत पद से उत्तर जो सकार, उसको धुट का आगम होता है। धुट आगम चित है, जिसको कहा जाएगा उसके पहले बैठेगा। यदि पद को कहेंगे तो पद के पहले बैठ जाएगा, जाके पहले, इसलिए आगम होता है सब। डकारांत पद, उससे उत्तर जो सकार, उसको धुट का आगम होता है। तो ये डकारांत पद है, इससे उत्तर सकार है, यहाँ आके बैठ जाएगा धुट, तो बनेगा वृद्ध, धुट और सु। धुट में ऊट आकी संज्ञा हो गई, तो धा है और सा है। अब ये सु परे होने पर अब खरीचा को अवसर मिला काम करने का। अब खरीचा धा को बना देगा चर करके ता, और डा को भी चर करेगा तो बना देगा टा, दोनों को चर करेगा। उसको खर चाहिए आगे, तो धा के आगे सा खर है, और जब इसको ता बन गया तो डा के आगे ता खर मिल गया, तो दोनों को चर हो जाएगा। भाई बस सा को धुट का आगम हुआ, तो धुट का आगम होने के बाद उस धा को खरीचा से चर्त होकर ता बन गया, और जो डा था उसको भी चर्त होकर के टा बन गया। अब देखिए आपने संधि पढ़ी है, तो आपको यहाँ संदेह हो सकता है कि ये टा तो टू है और ये टा तू है ना। तो इष्टुनाष्टु से ता को इष्टुत होकर टा बन जाना चाहिए, इष्टुनाष्टु लगना चाहिए ना। इष्टुनाष्टु का निषेध है न पदांतात तोरनाम, पदांत टवर्ग के बाद आने वाले तवर्ग को इष्टुत्व नहीं होता। तो ये जो टा है ये टू तो है पर ये पदांत है, इसके बाद आने वाला जो तवर्ग है इसको इष्टुत्व नहीं होगा। जो इष्टुनाष्टु सूत्र है उसके तुरंत बाद उसका निषेध आता है। तो इष्टुनाष्टु है 8-4-41, उसके तुरंत बाद है 8-4-42, न पदांतात तोरनाम, पदांतात टवर्गात उत्तरस्य स्तो इष्टुत्व न होती। पदांत टवर्ग के बाद आने वाले स्तु को इष्टु नहीं होता, तो उसकी पद संज्ञा हो गई है ना स्वादिश्व संगम स्थान से, तो ये टवर्ग पदांत है।
तो इसके बाद आने वाले स्तु को इष्टु नहीं हो। तो पदांत टवर्ग के बाद आने वाली टू को, टवर्ग को तू नहीं होता, तवर्ग नहीं होता। तो ये जो धुज का धा था जिसको हमने चर्त करके ता बनाया, इसको इष्टुत्व नहीं होगा। और एक वार्तिक हमने और पढ़ा है, चयो द्वितीया शरी पौष्कर साधे। पौष्कर साधी जो आचार्य हैं उनके मत में चय के स्थान पर द्वितीय वर्ण हो जाते हैं। कब? शर परे होने पर। तो ये शर है और ये चय है। चय, चय यानी चतता कपय, वर्ग के पहले अक्षर चय है और साशर है। तो शर परे होने पर जो चय है तकार, उसके स्थान पर विकल्प से थकार होना चाहिए, द्वितीय वर्ण होना चाहिए। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ता है ही नहीं, ये तो था धा, ये तो धा था और खरीचा से ता बना है, वास्तविकता नहीं है, खरीचा से बना हुआ है। तो चयो द्वितीया सूत्र जो है वो नादिन्या क्रोशीय पुत्र से सूत्र में है। नादिन्या कोशे है 8-4-48 और खरीचा है 8-4-55। तो खरीचा पर त्रिपादी है। तो पर त्रिपादी जो खरीचा है जिसने धा को चर्त करके ता बनाया है वह सिद्ध हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। तो जब चयो द्वितीय आएगा तो उसको ता नहीं दिखेगा, उसको धा दिखेगा जो चय नहीं है। तो खरीचा से जो चर्त हो करके ता बना है वो असिद्ध हो जाएगा। किसकी दृष्टि में? चयो द्वितीया की दृष्टि में इसलिए नहीं होगा। और तकार को इष्टुत्व क्यों नहीं होगा? न पदांता टोर नाम के निषेध से। तो जो जैसा है ऐसी रहेगा, टा टा रहेगा और ता ता रहेगा। तो यही बनेगा वृक्षु, ठीक है ना। तो ये बन गया वृक्षु। और ये जो डा से धुज है, जो धुज का आगम कर रहा है, ये विकल्प से करता है। तो जब ये नहीं करेगा धुज का आगम, तब आपके पास है वृग और सु। तब हम इसको साक्षात खरीचा से चातु कर लेंगे तो वृक्षु। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, दो बनेंगे वृक्षु वृक्षु। इस पर वृक्ष में सु लगा के सुवृक्ष प्रातिपदिक बनाया है और कौंदी में मूल वृक्ष बनाया है। मूलम वृक्षति मूल वृक्ष। हमने शुद्ध वृक्ष धातु लेकर के आपको दिखा दिया। अब आप लोग बना लीजिए। तो रूप क्या बना? सुवृत सुवृत, सुवृश्चौ सुवृश्चः, सुवृश्चम सुवृश्चौ सुवृश्चः, सुवृश्चा सुवृद्भ्याम सुवृद्भिः, सुवृश्चे सुवृद्भ्याम सुवृद्भ्यः, सुवृश्चः सुवृद्भ्याम सुवृद्भ्यः, सुवृश्चः सुवृश्चोः सुवृश्चाम, सुवृश्चि सुवृश्चोः सुवृत्सु। धुट के सहित और बिना धुट के सुवृत्सु। ये बन गए। अब ये जो प्रातिपदिक है वृक्ष या सुवृक्ष जो भी ले लीजिए आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सु लगाने से। ये जो नपुंसक में आएगा और शी की सर्वनावस्थान संज्ञा होगी तब भी इसको नुमागम नहीं होगा, क्योंकि झलन तो है ही, पर ये झल अच्छे से उत्तर नहीं है। तो सुवृश्चि ही बनेगा। सुवृत सुवृत सुवृश्चि सुवृश्चि यही बनेगा, नुमागम नहीं होगा। तो ये हमने जो विशेष चकारांत धातु था, जो चोकू का बाद है, जिसको कुत्व न हो के शत्व होता है, उसके रूप बना लिए। और जो बचे हुए चकारांत होंगे जिनके लिए शुभ निमित्तक कोई कार्य नहीं कहा जाएगा। अब आगे अंचु धातु आएगा। अंचु के लिए बहुत सारे कार्य कहेंगे, बहुत सारे सूत्र हैं अंचु के लिए। अकेले अंचु के लिए ढेर सूत्र हैं सुबंत में, तो अंचु को छोड़ दीजिए। अभी तो हम सामान्य ने बता रहे हैं जो संधि से बन रहे हैं। तो हम धातु लिया मुझ, मुझ, वारी मुझ, जो पानी बरसाते हैं, वारी मुझ, मेघ बादल, ये मुझ है। सु लगाया, सु का लोप किया तो ये पद बन गया, तो पदांत चकार हो गया। इसको क्या होगा? चोकू से का, भ्रष्टादि बनी है तो चोकू से का बन गया, और झलाम जशवंत से गा बन गया, और वावसाने से पक्ष में का बन गया,
तो वारी मुख वारी मुख, बस वारी मुचौ वारी मुचह, वारी मुचम वारी मुचौ वारी मुचह, वारी मुचा वारी मुखभ्याम वारी मुखभी। भ्याम में पद संज्ञा हुई तो चोकू से कुत्र हुआ, चाको का हुआ, झलाम यशवंत से गा हो गया। वारी मुखभ्याम वारी मुखभी, वारी मुचे वारी मुखभ्याम वारी मुखभ्या, वारी मुचा वारी मुखभ्याम वारी मुखभ्या, वारी मुचा वारी मुचो वारी मुचाम वारी मुचि, वारी मुचो वारी मुक्षु। चोकू हुआ और झलाम जशवंत से जस्ट हुआ। यहाँ अवसान नहीं हुआ है क्योंकि आगे सु बैठा है। वाना नाम अभावा होता है अवसान, तो वानों का अभाव नहीं है, सु आगे है तो वह अवसाने लगेगा नहीं। खरीचा से चर्त किया, जब चर्त से गा को का हो गया तो आदेश प्रत्यय से साको शा हुआ। वारी मुक्षु ये बन गया। और जब नपुंसक में जैसे शी प्रत्यय आएगा सर्वनाम स्थान संज्ञा, तो नपुंसका से झलाचा से उसको नुमागम हो जाएगा क्योंकि ये झल अच्छे से उत्तर है, तो यहाँ नुम आ जाएगा तो बन जाएगा मुंच। मुंच फिर इसको अनुस्वार होगा, फिर परसवर्ण हो जाएगा तो मुंची। वारी मुख वारी मुख वारी मुची वारी मुंची। बस ये हमने सामान्य चकारांत सब बना लिए जो संधि मात्र से निष्पन्न हुए। काखा गाघा से अंत होने वाले और चकार से अंत होने वाले जो सामान्य प्रातिपदिक हैं, जो संधि मात्र से निष्पन्न होते हैं, उनके सूत्र हमने बना लिए बिना सुबंत प्रक्रिया के। सुबंत प्रक्रिया कहाँ आई? नपुंसक लिंग का जो शी प्रत्यय था सर्वनाम स्थान संज्ञक, वहाँ हमने नुमागम किया, ये सुबंत का विषय है। और बाकी जितने कार्य किए वो संधि के विषय है, वो सुबंत के विषय नहीं है। एतावदेव।